वहाँ एक छोटा सा सकरा लकड़ी का पुल था जो सड़क को स्केटिंग रिंक से जोड़ता था। मैंने उसका हाथ अपनी जेब से बाहर निकालकर पकड़ लिया। मैं इस तरह नहीं चल सकती, यह हिल रहा है। उसने अपनी भयभीत आंखें मुझ पर डाल दी। मैं हंसी नहीं रोक सका। आप सीधी चलिए और बात न कीजिए और नीचे बिल्कुल न देखिए, मैंने कहा। नीचे नदी की एक छोटी शाखा टापू को काट कर चली आई थी। ऊपर बर्फ थी और पानी नहीं दिखता था। पुल हिल रहा था और नीचे देखते ही चक्कर सा आने लगता था। हम लोगों की आवाज़ें सुन सकते थे। टापू पर मेला सा लगा था। दूर से ही रिंग के पैवेलियन की हरी छत दिखाई दे जाती थी। उसके ऊपर स्पोर्ट टीम्स के झंडे लगे थे और वे रह रहकर हवा में फड़फड़ा जाते थे। आप मीता को देख सकते हैं, वह रिंक में होगा, हम वहीं जा रहे हैं। यह भी कोई जगह है? उसने झुंझला कर कहा। हमने पुल पार कर लिया था, अब कोई डर की बात नहीं थी, लेकिन उसने अब भी मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। टापू के इर्द गिर्द झाड़ियाँ थीं जो नीचे ढलान तक चली गई थीं। जो लोग स्केटिंग नहीं कर रहे थे वे इन्हीं झाड़ियों के पास कुर्सियों पर बैठे थे। एक छोटी सी बक्सा नुमा दुकान थी जहाँ कागज के गिलासों में बियर और गर्म तली हुई सॉसेज बिक रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ रिंग के भीतर थी। वहाँ क्या हो रहा है कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जब कभी कोई स्केटिंग करता हुआ भीड़ से बाहर निकल आता तब भीतर के घेरे में नाचते हुए जोड़ों की एकाध झलक मिल जाती थी। रिंग के अंतिम छोर पर लाल और हरे तख्तों का पैवेलियन था। गर्मियों में लोग जब तैरने आते थे तब यहीं अपना सामान और कपड़े छोड़ जाते थे। लेकिन क्रिसमस के दिनों में डांस बैंड के लिए यह लंबे बेंच लगा दिए जाते थे। जगह चारों तरफ से बहुत खुली थी। रात के समय जब भीड़ का शोर कुछ कम हो जाता, बैंड का सोया हुआ स्वर टापू के सुदूर कोने तक सुनाई देता था। वे नाच रहे हैं, उसने कहा। उसके स्वर में हल्का सा विस्मय था। आप यहीं ठहरे, मैं मीता को देख आता हूँ। आपको जाने की जरूरत नहीं है, वह अपने दोस्तों के साथ होगा। हम रिंग के सामने खड़े थे। लोग हमें धक्का देकर आगे निकल जाते थे। हम वहाँ ज्यादा देर तक नहीं खड़े रह सकते थे। आप स्केटिंग करेंगे? मैंने उसकी ओर देखा। क्या इस वक्त स्केट मिल सकेंगे? उसने तनिक उत्सुक होकर पूछा। आप जरा यहाँ ठहरिए, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने कहा। मैं पेवेलियन की उस खिड़की के पास चला आया जहाँ स्केट्स किराए पर दिए जाते थे। वहाँ लड़के लड़कियों की लंबी क्यू लगी थी। सब स्केट्स की प्रतीक्षा में खड़े थे। रिंग की झाड़ियों पर स्केटिंग करने के लिए बच्चों ने ओवरकोट, बरसातियाँ और बस्ते रख दिए थे। एक कोने में यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र बियर पी रहे थे। जब कभी कोई लड़की स्केटिंग करती हुई उनके सामने से गुजरती, वे अपनी बियर उसके सामने फेंक देते या सीटी बजाकर उसे एकदम डरा देते। लड़की डरने का बहाना करती, एक हल्की सी चीख हंसी के ठहाकों के बीच डूब जाती। फिर कोई अकॉर्डियन बजाने लगता। कोई उसे सुनता नहीं था। किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी। ऐसा होता है संगीत के साथ, कमाल की बात है।
उस समय सहसा मेरी आंख मीता पर पड़ी थी। तो लंबे लड़के और एक छोटी सी गोल मटोल लड़की उसके साथ थे। उन सब के पैरों में स्केट्स थे। मैंने आवाज़ दी। भीड़ के कोलाहल के बावजूद उसने मुझे देख लिया। अपने साथियों को पीछे छोड़कर वह रिंग के जंगले के पास चला आया। वह हाँफ रहा था और उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। मैंने धीरे से उसके बालों को झंझोड़ दिया। माँ कहाँ है? उसने मुझे देखते ही पूछा। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, मैंने कहा। वह आई है, वह तुम्हारी राह देख रही है, मैंने कहा। मुझे अपने झूठ पर बुरा नहीं लगा। हम साथ चलने लगे। वह रिंग के भीतर था और स्केट्स पर। मैं काफ़ी पीछे रह गया। जब मैं मिसेस रहमान के पास आया, वे दोनों बातों में मग्न थे। वे जर्मन में बात कर रहे थे। मैं रिंग में भीड़ को देखने लगा। एक बार किसी लड़की की पीठ को देख मुझे भ्रम हुआ कि वह मारिया है। वैसे ही बाल और कुछ नीचे दबे हुए कंधे। मारिया अक्सर स्केटिंग के लिए आती थी, लेकिन जब वह पीछे मुड़ी तो वह मारिया नहीं थी। मैं दूसरी ओर देखने लगा। मैंने देखा कि मीता दोबारा स्केटिंग रिंग की तरफ जा रहा है। वह हमारे साथ नहीं आएगा? मैंने मिसेस रहमान की ओर देखा। अभी नहीं, वह अपने दोस्तों के साथ होटल जाएगा। आप स्केट्स नहीं लाए? लंबी क्यू लगी है, शायद रात तक बारी नहीं आएगी। कुछ देर तक हम रिंग के जंगले से सटकर खड़े रहे। शाम झुक आई थी। रिंग के चारों ओर बत्तियां जलने लगी थी। बहुत से लोग रिंग छोड़कर पवेलियन के पास जमा हो गए थे। ऑर्केस्ट्रा की बेंचें आदमियों के झुंड के पीछे छिप गई थीं, लेकिन उसका स्वर अब भी सुनाई देता था। लगता था वह पवेलियन से नहीं, टापू के नीले झुरमुट से बाहर निकल रहा। क्या हर साल यहाँ ऐसा होता है? उसने पूछा। सिर्फ क्रिसमस के दिनों में, मैंने कहा। वह हवा में हिलती बत्तियों को देखती रही। इट इज़ लाइक ड्रीम लैंड, उसने कहा। नाचते हुए जोड़े हमारे पास से गुजर जाते थे। हल्की सी धुंध में उनकी छायाएं बिल्कुल छुई मुई सी जान पड़ती थी। ऑर्केस्ट्रा के रेशों में हिलती हाँफती देहें जो अंधेरे का फायदा उठाकर एक दूसरे से सट जाती थी। तुम यहाँ से नदी देख सकते हो? उसने पूछा। वह पेड़ों के पीछे छिपी है, पवेलियन के पीछे, मैंने कहा। आप वहाँ चलेंगे? मैंने उसकी ओर देखा। क्या वह बहुत दूर है? हाँ, लेकिन हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम जंगल के साथ साथ चलने लगे। हवा तेज हो गई थी। उसने कोट की जेब से स्कार्फ निकालकर बालों पर बांध लिया। कभी कभी उसकी स्कर्ट का निचला हिस्सा हवा में गुब्बारे सा फूल जाता और दोनों हाथों से बार बार उसे समेट लेती। आप किसी काम के नहीं। उसने हंसकर मेरी ओर देखा। क्या हुआ? मैंने तनिक आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप स्केट्स भी नहीं ला सके। मैं आज बेहद चाहती थी। हम कल जल्दी आ सकते हैं, मैंने कहा। कल नहीं, मैं आज करना चाहती थी। उसने फिर अपना हाथ मेरे डफल कोट की जेब में डाल दिया था। दोस्तों, कितना रोमांचक उपन्यास का अमूल है, शानदार। ऐसी जगह जहाँ विराम देना मुश्किल है, लेकिन मैं यही आज विराम दे रही हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।